गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पृथ्वीराज चौहान, उनके कर्तृत्व और उनके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान कुल में हुआ। चौहान कुल का साम्राज्य राजस्थान में प्रारंभ में सपादलक्ष क्षेत्र, जिसे सांबर, अजमेर, नागौर का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे साम्राज्य था। फिर सांबर से चौहान चलकर अपनी राजधानी अजमेर बनाई। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और अजमेर की स्थापना के पश्चात अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। अरुणराज चौहान के समय चौहानों की शक्ति का विस्तार दिल्ली तक हो गया और अरुणराज चौहान के पश्चात उनका पुत्र विशलदेव शासक बना। विशलदेव के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय बना। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर बना और सोमेश्वर के यहाँ पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी थी। चालुक्य वंश की राजकुमारी थी। 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। 1163 ईस्वी में, और 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय और सोमेश्वर के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में सोमेश्वर चौहान मारे गए। 1 वर्ष तक शासन मंत्री परिषद या इनकी माता की अध्यक्षता में संचालित कमेटी ने शासन संभाला। इसके पश्चात शासन का भार 1179 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने संभाला। पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के अनेक छोटे छोटे राज्यों पे विजय हासिल की और जो राज्य के विद्रोही तत्व थे, विद्रोही सामंत थे, उनको दबाया। जैसे कि दिल्ली के आसपास गुड़गांव, हिसार, इस क्षेत्र में भांडानक नामक की एक जाति निवास करती थी। थानेश्वर के आसपास उस भांडानकों का दमन किया। 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल वंशीय शासकों के साथ पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष हुआ। उस युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव के 2 महान सेनापति आला और उद्दल, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ घोर संग्राम किया। अंत में पृथ्वीराज चौहान को विजयश्री हासिल हुई। परमर्दी देव के दोनों सेनानायक मारे गए। परमर्दी देव युद्ध भूमि से भाग गया। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान का परमार राजकुमारी, जो अब की थी इचनी देवी, उसको लेकर भीम द्वितीय के साथ युद्ध हुआ। भीम द्वितीय उस समय अनिहलवाड़ा था, पाटन गुजरात का शासक था। ये युद्ध अनिर्णित रहा और इचनी कुमारी की शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ संपन्न होती है। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने एक छोटी सी अवस्था में, छोटी सी उम्र में आसपास के लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में अपनी विजयश्री हासिल की। अनेक इनके छोटे सामंत थे, सामंतों के माध्यम से शासन किया। उस समय गौरवंश का शासन गजनी में स्थापित हो गया था और वहाँ का मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन शाम, जिसे घोर और हिंदी में गोरी कहा जाता है, उसने भारत में अनेक आक्रमण किए। इनका प्रथम आक्रमण 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध में हुआ। हालांकि इससे पहले भी अनेक आक्रमण कर चुके थे ये, लेकिन चौहान वंश के साथ इनका प्रथम संघर्ष बठिंडा को लेके तराइन की युद्ध भूमि में हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजयश्री हासिल हुई। मोहम्मद गोरी हार गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज के सामंत गोविंदराज और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में आपस में युद्ध हुआ, जिसमें गोविंदराज की बल्लम से
वार की से गोरी घायल हो गया और गोरी ने भाले से वार किया तो गोविंदराज के अग्रिम पंक्ति के दांत टूट गए। यहाँ से एक खिलजी सैनिक की सहायता से मोहम्मद गोरी भाग निकला और इस प्रकार प्रथम युद्ध में उसको गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा। वह यहाँ से चला गया गजनी। 1 वर्ष तक उसने वापस युद्ध की ज़बरदस्त तैयारी की और 1192 ईस्वी में 1,20,000 लोगों की सेना के साथ चौहान को पुनः चुनौती दी, जो त्रैण की द्वितीय लड़ाई के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना में भी 3,000 हाथी, 3 लाख घुड़सवार, काफ़ी पैदल सेना शामिल थी। गौरी जानता था कि हिंदू योद्धाओं में सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक संघर्ष करने का रिवाज है। उसने अपने सैनिकों को 5 हिस्सों में बांट दिया। शुरुआती घंटों में विश्वासघाती हमला किया जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। इसमें मोहम्मद गौरी ने चालाकी की। उसने चालाकी क्या की कि मोहम्मद गौरी ने पहले तो सफ़ेद ध्वजा खड़े कर दिया, अर्थात सफ़ेद ध्वजा संधि की प्रतीक होती है, और इधर उधर संधि को लेकर पृथ्वीराज चौहान और उनके मंत्रियों को उलझाए रखा। और जब प्रातःकाल 5 बजे राजपूत सैनिक अपने नित्य क्रियाकलाप में व्यस्त थे, उसी समय सुबह के समय आक्रमण किया। तो कई सैनिक है वो स्नान कर रहे थे, कई नित्य कर्म कर रहे थे, कई सैनिक अभी नींद में ही सो रहे थे। उस समय भयंकर आक्रमण हुआ। राजपूत सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। दोनों में 12-1 बजे तक घनघोर लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान वहाँ से भाग निकलते हैं, हाथी से उतर के घोड़े पे सवार होते हैं और शीरशाया सरस्वती नगर के समक्ष उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के गौरी के समक्ष पेश किया जाता है। अब इसमें कई अलग अलग लेखकों के कई विचार हैं, जैसे कि चंद्रवरदाई कहते हैं, जो पृथ्वीराज के राजकवि भी माने जाते हैं। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है, क्योंकि जो भाषा चंद्रवरदाई की है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के लगभग की है। लेकिन कई लेखक है आख्यानों में चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का साथी माना गया है। उसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज को यहाँ से पकड़ के गजनी नगर ले जाया गया और फिर शबद वेदी बाण के माध्यम से पृथ्वीराज ने गौरी का वध किया था। जबकि काजी मिनहाल उज सिराज, जिनकी पुस्तक है तबक़ात नासिरी, उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाँ से पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया। अजमेर में कुछ समय तक शासन किया। हालांकि कुछ सिक्के भी मिलते हैं जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज और एक तरफ उन सिक्कों के बीच में पीछे की तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है और आगे की तरफ पृथ्वीराज लिखा हुआ है। अर्थात कुछ समय तक ऐसा मान सकते हैं कि संयुक्त रूप से गौरी की अधीनता में शासन किया होगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे कल दूसरी पंक्ति में दूसरे अध्याय में अध्ययन किया जाएगा।